Hello guys, welcome to my YouTube channel Pubidum Classes, that is public administration classes for UC NET JRF PhD. In previous video lecture we have seen the nature range of public administration. So in today's video lecture we have seen the nature of comparative administrative studies and so on. Let's see. जैसा कि हम देखते हैं कि नेचर ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज क्या होता है। नेचर मतलब इस जो कंपैरेटिव स्टडीज होते हैं उसके क्या नेचर है, इसको कैसा बिहेव है ऑर्गेनाइजेशन में और इसके क्या-क्या गोल्स है, क्या-क्या फीचर्स है, हम देखते हैं एक-एक करके। देखिए क्या हुआ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले क्या था कि बहुत सारी स्टडीज किए गए, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज किए गए, तो वो सब क्या थे, वो सब डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थे, मतलब कि प्रिंसिपल पे, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे थे। बिफोर द बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर देयर वर सेवरल स्टडीज ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट सच स्टडीज वर प्राइमरली डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव। तो उसको देखते हुए हमारे क्या-क्या ट्रेंड्स है, तो उसको फेरल हेडी ने ट्रेंड्स बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे एफडब्ल्यू रिक्स के जो ट्रेंड्स है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके नेचर के लिए वो देखते हैं क्या है। द फॉरमोस्ट स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव द फॉरमोस्ट स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन had observed three trends which were noticeable in comparative study of public administration. These were as follow. देखिए हमारे एफडब्ल्यू रिक्स क्या थे, बहुत ही मेजर एक्सपोनेंट आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रहे हैं, और जैसा कि इनको रिगार्ड किया गया है फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी, क्योंकि ये फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट थे हमारे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और उन्होंने इसके नेचर के रिगार्ड में 3 ट्रेंड्स दिए हैं। लेट्स हैव सी व्हाट आर द 3 ट्रेंड्स। सो फर्स्ट ट्रेंड, नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल। नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, तो यहाँ पे नॉर्मेटिव मींस होता है हमारे से रूल्स एंड रेगुलेशन, एक नॉर्म्स पे होते हैं, वहां से टू एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब एक एक्सपीरियंस बेस्ड फैक्ट एंड लॉजिक पे होता है। तो जो हमारा अर्ली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा शिफ्ट हुआ कहाँ, नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल की तरफ। सो लेट्स सी ए शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव स्टडीज। देखिए विच डील विथ व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी मींस दैट एक नॉर्मेटिव है, मतलब एक रूल्स बेसिस है, एक टू एम्पिरिकल स्टडीज व्हाट एम्पिरिकल स्टडीज विच डील विथ व्हाट इज, मतलब एक एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, एक फैक्ट, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे है, लॉजिक है इसमें। तो टेंस ने अपने पहले सॉरी एफडब्ल्यू रिक्स ने अपने पहले ट्रेंड्स में बताया कि जो हमारा अर्ली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो शिफ्ट हुआ कहाँ से, नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल शिफ्ट हुआ। देखिए ट्रेडिशनल स्टडीज ऑफ a point to be remember, traditional studies of public administration were very much influenced by classical thinker, were as comparative public administration by behavioral thinkers। हमारा देखिए जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा क्लासिकल थिंकर से इन्फ्लुएंस हुआ है, जबकि वेयर एज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियरल थिंकर से हुआ है। तो देखिए क्लासिकल थिंकर में क्या थे, वो हमारे स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर एफिशिएंसी पे जोर दिए हैं, जबकि जो हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा एक लॉजिक, एक फैक्ट्स पे, मतलब एम्पिरिकल बेस्ड होना चाहिए, उस पे जोर दिया है। सो लेट्स सी सेकंड ट्रेंड्स, आइडियोग्राफिक आइडियोग्राफिक टू नोमेथेटिक। देखिए आइडियोग्राफिक क्या होता है, मतलब एक कन्फाइंड है, ये मतलब किसी एक सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं, ये सिंगल यूनिट से रिलेटेड है। आइडियोग्राफिक मतलब किसी एक नेशंस का कर रहे हैं, मतलब उसके या किसी एक पार्ट्स का कर रहे हैं, तो हमारा आइडियोग्राफिक होता है। टू नोमेथेटिक, नोमेथेटिक मतलब कंपेयर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस नेशनल। यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल हमारा। और ये आइडियोग्राफिक क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो उन्होंने बताया कि जो अर्ली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो आइडियोग्राफिक शिफ्ट से नोमेथेटिक शिफ्ट हुआ है। सो लेट्स हैव सम नोट्स। एन आइडियोग्राफिक अप्रोच कंसंट्रेट ऑन यूनिक केसेस, एग्जांपल ए हिस्टोरिकल इवेंट स्टडी, सिंगल एजेंसी, सिंगल कंट्री और इवन अ सिंगल कल्चरल एरिया। देखिए वही बताया ना कि जो आइडियोग्राफिक में जो हमारा स्टडी किया था वो किसी एक हिस्टोरिकल इवेंट का या तो किसी एक सिंगल एजेंसी का स्टडी किया गया है। While nomethetic approach on the other hand, nomethetic approach on the other hand seeks to develop generalization and theories which were based on analysis of regularities of behavior of administrative system। मतलब कि हमारा देखिए नोमेथेटिक में क्या, एक जनरलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि कोई कल्चरल बाउंड होना चाहिए, क्रॉस कल्चरल होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ए शिफ्ट फ्रॉम आइडियोग्राफिक स्टडीज वन नेशन। देखिए बताया ना, वन नेशन इंडिविजुअलिस्टिक स्टडीज होता है, टू नोमेथेटिक स्टडीज में यूनिवर्सल स्टडीज होना चाहिए, मतलब कि हम कोई भी अगर स्टडीज कर रहे हैं वो यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि कोई एक नेशन इंडिविजुअलिस्टिक के लिए हो।
एंड थर्ड ट्रेंड्स नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल होना चाहिए। मतलब देखिए जो हमारा अर्ली स्टडीज था हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या था, नॉन इकोलॉजिकल था। मतलब वो अपने इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं करता था कि उसके इन्वायरमेंट पे क्या उससे रिलेशन नहीं था। तो वही बताया कि जो अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज थी वो नॉन इकोलॉजिकल से, जो अब के हैं इकोलॉजिकल से, वो उसके मतलब अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है। उसके रेफरेंस में मतलब कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेट होना चाहिए। देखते हैं क्या है इस नोट्स में। ए शिफ्ट फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल, देखिए नॉन इकोलॉजिकल विच एग्जामिन एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिनन एज एन आइसोलेटेड एक्टिविटीज, टू इकोलॉजिकल स्टडीज विच एग्जामिन एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना इन रिलेशन टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली टू एफडब्ल्यू रिक्स इज, देखिए इसमें क्या है कि जो एफडब्ल्यू रिक्स थे उन्होंने मतलब कि एक फीचर्स बताया, एक प्रकार से कह सकते हो कि सीपीए के फीचर्स क्या क्या है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये 1962 में बताए थे कि जो हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एम्पिरिकल होना चाहिए, दैट इज फैक्चुअल एंड साइंटिफिक होना चाहिए, एंड नोमेथेटिक होना चाहिए, दैट इज ऑब्स्ट्रैक्ट एंड जनरलाइजेशन, मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल होता है, एम्पिरिकल होता है, इकोलॉजिकल होता है कि दैट इज सिस्टमैटिक एंड नॉन पैरोकियल्स। मीन्स देखिए क्या होता है कि ये किसी एक चर्च से रिलेटेड करता है यहाँ पे, इसलिए इसको बताया गया कि इंडिविजुअल मतलब एक लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे नॉन लग गया तो मतलब नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक और लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। सो नेक्स्ट ऑफ स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So let's see what are the scope of comparative public administration. First, the scope of public administration has increased during the 20th century. देखिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या था 20th सेंचुरी में इंक्रीज कर गया। द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज ग्रोन विद द सक्सेस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए क्या हुआ, जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया था, और जो कि हमारा गवर्नमेंट का स्टेट का रोल था वो भी बहुत बढ़ गया था, जिससे कि थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ सब ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइज हुए, जैसे कि हमारा ऑलमोस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए जैसे कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए हमारे बहुत सारे अलग-अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ लाए जाते हैं। तो उसी तरह जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से हमारा जो कि स्टेट यहाँ से मतलब है कि गवर्नमेंट्स को उसका रोल बढ़ गया। तो उससे हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत अफेक्ट हुआ, मतलब कि अफेक्ट क्या कह सकते हैं कि फंक्शन करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ह्यूमन लाइफ में हर एक जगह प्रिवेल है। सो टुडे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए यही बताया मैं, ह्यूमन लाइफ के ऑल एस्पेक्ट में हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस करता है। इवन इन कैपिटलिस्ट कंट्री like USA, the role of government has expanded in an effective manners. वही जो बताया मैंने कि गवर्नमेंट का रोल है कि वो इफेक्टिव मैनर में एक्सपेंड हो गया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। और ना कि रशिया में, अदर कंट्रीज है, कैपिटलिस्ट कंट्री है यूएसए वगैरह, वहाँ हर जगह ड्यू टू दिस इंक्रीज रोल लार्ज नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव कम अप। देखिए जब हमारा गवर्नमेंट का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में राइज करेगा तो उससे क्या हुआ कि एक लार्ज नंबर ऑफ सब फील्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब फील्ड राइज किए। देखते हैं क्या क्या, जैसे हमारे एग्जांपल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे फील्ड हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि जब देखिए हमारा किसी भी कंट्री में, ये हमारा कंट्री हो गया और यहाँ पे हमारा ये इस कंट्री के पेरीफेरी में सारा कोई भी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लाना हो या तो इसके पॉलिसीज बनाने हो, कुछ भी बनाने हो, तो हमें एक छोटे-छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे ताकि बेटर एग्जीक्यूशन हो सके। तो इसीलिए एक सब ब्रांच मतलब छोटे-छोटे ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन के राइज हुए, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, in which Ramesh K. Arora identified the four elements of its contribution. Let's see what are the four contribution. First, it has widened the horizon of public administration. It has widened the horizon of public administration. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, जो कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एरिया को ब्रॉड किया है। एंड नेक्स्ट, इट हैज ओपन द डोर्स ऑफ द डिसिप्लिन टू ऑल काइंड्स ऑफ सोशल साइंटिस्ट। देखिए पहले ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे, वो बस केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स फील्ड के स्कॉलर इसमें एंट्री किए थे, बट आफ्टर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन का डोर ओपन कर दिया, उसमें मतलब सभी स्कॉलर्स आ गए, हमारे सोशल साइंटिस्ट के जितने भी स्कॉलर्स हैं, चाहे सोशियोलॉजी के हो गए, इकोनॉमिक्स के, सभी के लिए डोर ओपन हो गया कि आके इसमें अपना रिसर्च कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, it has made a scope of the field more systematic by studying different administrative system in their ecological system. देखिए इन्होंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो सिस्टमेटिक
देखिए हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेयर करके अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको सिस्टमैटिक हो गया, इससे इसका स्कोप क्या हुआ, मोर सिस्टमैटिक हुआ बाय स्टडिंग कंपेयर टू इट्स इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट, इट हैज़ स्टिमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या-क्या प्रॉब्लम थे, उसको भी जो हमारे मेंबर्स थे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड आया। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे जो टी.एन. चतुर्वेदी जी थे वो क्या बोले? टी.एन. चतुर्वेदी उन्होंने स्कोप के लिए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप के रिगार्ड में क्या बोले? जो हमारा देखिए जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारा देखिए पहले जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वो नैरोनेस था। एक प्रोविंशियलिज्म एंड रीजनलिज्म था। क्या था? मतलब कि कल्चरल बाउंड था। कल्चरल बाउंड था। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया? इसके इस नैरोनेस को एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट द नैरोनेस ऑफ प्रोविंशियलिज्म एंड रीजनलिज्म। Next, broaden the field of social science research, and it has also broadened the field of social science research. Just in previous slide, we have seen that comparative public administration has opened the door of comparative public administration in all the field of social scientists. So, in this point, T.N. Chaturvedi say that broaden the field of social science research, and third, greater scientific outlook in their greater scientific outlook in theory construction. चतुर्वेदी जी ने बताया कि जो साइंटिफिक आउटलुक है वो थ्योरी कंस्ट्रक्शन में काम किया, मतलब कि इसका क्या एक रोल बताया, एक एप्लीकेशन बताया हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या था, थ्योरी बिल्डिंग पे, थ्योरी बिल्डिंग रोल बताया, जो कि एम्फेसाइज किया था कि एक आउटलुक है इसका थ्योरी कंस्ट्रक्शन। फोर्थ, इट हैज ब्रॉट पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू ईच अदर। चतुर्वेदी जी ने कहा कि जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा जो पॉलिटिक्स है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्लोजर लाया। मतलब कि देखिए बट ट्रेडिशनल में क्या था, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि वो नॉन इकोलॉजिकल था, वो मतलब इससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मतलब नहीं था। वहाँ पे जो क्लासिकल थिंकर थे उन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी बताया था। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेशन को जोड़ दिया था। तो इसका मतलब था कि जो पॉलिटिक्स था वो हमारा ओनली पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेट करता है, वाइल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट विथ पॉलिसी एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे उन्होंने ये दोनों फील्ड को अलग बताया था। बट हमारे टी.एन. चतुर्वेदी जी बोलते हैं कि जो आफ्टर कंपैरेटिव पब्लिक administration, it has brought politics and public administration closer to each other. So next point, approaches in comparative public administration. What are the approaches to be followed in comparative public administration? After the Second World War, a number of approaches have emerged to comparative public administrative analysis. So let's see what are the approaches. So first one is bureaucratic approach. If what bureaucratic approach comes, it means it is related to Max Weber. Max Weber ideal theory of bureaucratic. The most influential of the approach is Max Weber's ideal type of bureaucratic model. So मैंने आपको बताया कि अगर bureaucratic approach कहीं भी आता है तो वो किससे रिलेट करेगा, मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। इसमें क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, पहले क्या होता है, जो कि देखिए इसको मैक्स वेबर ने बताया है कि इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के या ब्यूरोक्रेसी है वहाँ के हम स्ट्रक्चर जो एक रेशनली होता है उसको हम स्टडी करते हैं, लाइक स्ट्रक्चर, हियरकी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। This approach adopted by Alfred Drummond, Robert Prestus, Farrell Hardy, etc. Next approach, behavioral approach. देखिए क्लासिकल अप्रोच होता है जो कि हमारा वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, बट उसके बाद क्या है हमारे बिहेवियरल अप्रोच आया, तो उसमें बिहेवियरल अप्रोच में क्या हुआ था, उसके फैक्ट, साइंटिफिक डेटा, इस सब पे जोर दिया गया है। इट एम्फेसाइजेस फैक्ट्स, डेटा, इट फोकसेस ऑन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग। देखिए इसमें इस अप्रोच में क्या हुआ, बिहेवियरल अप्रोच में क्या हुआ, जो हमारे बिहेवियरल थिंकर थे उन्होंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसको एनालिसिस किए, कंपेरिजन बेसिस पे किए, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को लिए और उसको कंपेयर किए। बेसिकली कहने का इसका ये तात्पर्य है। एंड थर्ड, जनरल सिस्टम अप्रोच। दिस अप्रोच व्यू एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। देखिए क्या हुआ कि कोई अगर सोसाइटी है तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका एक सब सिस्टम होता है। ये सोसाइटी हो गया और इसका एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम हो गया, लाइक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, रोल, ईटीसी। जैसे देखिए हमारा कोई सोसाइटी होगा, सोसाइटी में कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे रोल क्या हुआ, इंडिविजुअल का रोल क्या है, बिहेवियर क्या है,
उनके आपस में कोऑपरेशन सिस्टम क्या है, अगर हम उस सबको कंपैरिजन बेसिस पे स्टडी करते हैं तो हमारा जनरल सिस्टम अप्रोच हो गया कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड फोर्थ वन इकोलॉजिकल अप्रोच। सिंपल जहाँ पे इकोलॉजिकल अप्रोच आता है तो वहाँ पे हम समझते हैं हमारा एफ डब्ल्यू रिक्स जी हमारा वहाँ पे मौजूद है। सो देखिए इसके मेजर प्रोपोनेंट हमारे एफ.डब्ल्यू.रिक्स जी हैं इकोलॉजिकल अप्रोच के। इन्होंने क्या एग्जामिन किए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेक्शन उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इन दोनों का इंटरेक्शन बेसिस पे इन्होंने स्टडी किया एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसको इकोलॉजिकल अप्रोच करते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो ये हमारा इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ। अगर हम इसके बेसिस पे कंपेयर करके अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं तो हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच हुआ। एंड फिफ्थ वन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होता है, तो अभी हम यहाँ पे देखिए बहुत बार ये जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल बहुत बार आएगा। तो आइए अब इसका बेसिक मतलब समझते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल मीन्स होता क्या है। फर्स्ट वी हैव सीन दिस अप्रोच एडवोकेटेड बाय टॉलकाट पर्सन। देखिए हमारे सोशल साइंस के एक साइंटिस्ट है टॉलकाट पर्सन। दिस अप्रोच एडवोकेटेड बाय टॉलकाट पर्सन इन्वॉल्विंग द कंसेप्ट ऑफ सोशल सिस्टम। ये सोशल सिस्टम का कंसेप्ट दिए थे, जो कि ये अप्रोच हमारा सोशल साइंस से लिया गया है। और ये टॉलकाट पर्सन उसके हमारे एक थिंकर है सोशल साइंस के। तो देखिए स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, फंक्शन का क्या मतलब होता है, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ अ सोसाइटी सोशल सिस्टम। मतलब एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, जो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि एक स्टैंडर्ड फीचर बन जाता है कोई भी सोशल सिस्टम का। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है उस सिस्टम का, उस सोशल सिस्टम का, उस ऑर्गेनाइजेशन का। और फंक्शन क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑन अनदर स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग वेरियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शन। कोई भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे कैसे करता है, उनका एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन है, उसको हम कहते हैं फंक्शन। नेक्स्ट अप्रोच डेवलपमेंट अप्रोच। देखिए डेवलपमेंट हमारा क्या था, हमने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ भी रखा है, तो हमारा डायनेमिक होता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, डायनेमिक होता है। अगर हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक कंपेरिजन पे करते हैं, जैसे डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो हमारा डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच होता है। तो और हम इसके एग्जांपल देख सकते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या होते हैं। देखिए हमारे साथ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हमारा गोल ओरिएंटेड था, चेंज ओरिएंटेड था, इनोवेटिव था, पार्टिसिपेशन था, रिस्पॉन्सिवनेस था। ये सब हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स को बताया है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को इन सब हेड्स के जरिए पढ़ते हैं तो हमारा वो डेवलपमेंट अप्रोच होता है। यही इसमें बेसिकली बताया गया कि डायनेमिक नेचर पे हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के डायनेमिक नेचर पे पढ़ते हैं तो हमारा डेवलपमेंट अप्रोच होता है। सो नेक्स्ट अब देखिए, अब हम अभी तक तो हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक्स पढ़े, जो कि हमारा मतलब एक उसके कंसेप्ट एक क्यूरियोसिटी को जगाने का। अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसका आप नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। मैक्स क्वेश्चन आप यहीं से आएगा। सो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप कैग। अब देखिए जो कैग क्या है, एक ग्रुप है। अब ये क्या किया था, हमारा जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन मतलब उसमें इन्होंने बहुत ग्रेट रोल इम्पार्ट किया था। ये सिंगल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया था, और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। बेसिकली एक कमिटी होता है, देखिए देखते हैं। इट स्टेबलाइज्ड इन 1916 एज अ कमिटी ऑफ आस्पा। जो इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ 1916 हुआ, पॉइंट टू बी रिमेंबर, एज अ कमिटी। आस्पा आस्पा क्या था, अमेरिकन सोसाइटीज फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। ये देखिए एक अमेरिका का एक सोसाइटी है, उसमें बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के जितने भी स्कॉलर्स थे वो रहते हैं और वहाँ पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमोट के लिए। तो जो आस्पा है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फाउंडेशन हुआ था 1939 में। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको ध्यान करिएगा कि जो आस्पा का फाउंडेशन हुआ था 1939 में, और जो हमारा कैग कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में हुआ था एज अ कमिटी ऑफ आस्पा। आस्पा का एक कमिटी है। And the eminent scholar associated with Craig were F.W. Riggs, Alfred Diamond, Farrell Hardy, Dwight Waldo, etc. However, F.W. Riggs is the major exponent of the comparative approach of public administration. He is considered as the father of comparative public administration. देखिए जो हमारा कैग कमिटी के एक चेयरमैन भी रहे हैं एक डिकेड तक। He was the chairman of the CAG for one decade, that is from 1960 to 1970. He was succeeded by Richard Gable. Point to be noted. रिचर्ड गैबल ने इनको सक्सीड किया था। देखिए जो हमारा
एफडब्ल्यू रिक्स थे, उन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही प्रमोट किया है, वो मेजर एक्सपोनेंट थे और इन्होंने और एक कैग के चेयरमैन भी रहे एक डिकेड तक, तो इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्ड किया गया है। अब देखिए द कैग गॉट रियल इम्पिटस इन 1962। अब कैग का भी एक बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस हुआ, एक राइज हुआ, सिग्निफिकेंटली राइज हुआ 1962 में, जब एक फोर्ड फाउंडेशन कंपनी है वहाँ की, मतलब एक एसोसिएशन ग्रुप कह सकते हो बेसिकली, वो कैग को क्या फाइनेंस किया, सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया 1962 में, तो उस समय कैग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा। बेसिकली फोर्ड फाउंडेशन ने एक प्रकार से स्पॉन्सरशिप कह सकते हो, कैग को स्पॉन्सरशिप किया और ताकि कैग स्कॉलर्स को प्रमोट करे और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडीज में बढ़ावा लाए। सो लेट्स सी द कैग डेवलप ए प्रोग्राम विद 3 ऑब्जेक्टिव। जो कैग ने एक प्रोग्राम डेवलप किया विद 3 ऑब्जेक्टिव। लेट्स सी व्हाट ऑल 3 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, टू इनकरेज रिसर्च इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। टू इनकरेज टीचिंग इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा टीचिंग वगैरह हो उसको प्रमोट किया जाए कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। टू कंट्रीब्यूट टू मोर इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है उसका मोर इफेक्टिवनेस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कोई भी अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मान लीजिए कोई हम डेवलपमेंट प्रोग्राम ला रहे हैं तो उसके इफेक्टिव फॉर्मुलेशन के लिए, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए एक पॉलिसी, एक बेस्ट पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इस लाइन में यही बताया गया है। एंड लेट्स सी पर्पज ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। According to Farrell Hardy, the comparative public administration addresses 5 motivating concern. Means 5 motivating concern according to Farrell Hardy. Let's see what all the research for theory. Basically, in comparative public administration, we research and analyze for the search of theory. We generalize the theory. We generalize the theory. इसमें क्या फेरल हेडी ने बताया कि जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये थ्योरी जनरलाइजेशन का काम करता है। द अर्ज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस पर जोर दिया गया है। एंड नेक्स्ट, ब्रॉडन फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को फील्ड को बढ़ावा ब्रॉडन किया गया है। हमारा ट्रेडिशनल में क्या था कि नैरोनेस था, तो उसको अब ब्रॉड किया गया है क्रॉस कल्चरल लेवल पे, क्रॉस नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर ट्रेंड इन द ट्रेडिशनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी रिसर्चर को ट्रेंड किया जाए। द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नोट पॉइंट टू बी रिमेंबर, F.W. Ricks stated that purpose of comparative public administration have a combination of empirical and normative. इन अर्ली कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि उन्होंने बताया कि हमारा जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्पिरिकल है, बट पोस्ट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ कि उन्होंने बताया नहीं, ये दोनों मतलब अलग नहीं हो सकते, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव दोनों होना चाहिए। देखिए एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव दोनों है। एंड टेल इट हैज द फॉलोइंग 4 पर्पज। इसके क्या 4 पर्पज इन्होंने बताया है, क्या क्या है देखते हैं। टू लर्न द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम और क्लस्टर ऑफ सिस्टम। बोला कि कोई भी डिस्टिंक्टिव फीचर्स है किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम का या पूरे क्लस्टर ऑफ सिस्टम के, उसका हम डिस्टिंक्टिव फीचर पढ़ेंगे। टू एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस कल्चरल, क्रॉस नेशनल डिफरेंस इन ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर। देखिए जो क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल डिफरेंसेस होता है कोई भी ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर में, उसको स्टडी किया जाएगा। टू एक्सप्लेन द कॉज फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन पर्टिकुलर इकोलॉजिकल सेटिंग। कोई भी अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके इकोलॉजिकल सेटिंग के सापेक्ष अगर उसका क्या सक्सेस है तो उसके क्या रीजन थे, अगर वो फेलियर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो उसके क्या क्या रीजन रहे, उसको हम पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो उसके भी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे लाना है, वो सब भी पढ़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी गोलम्बस्की, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइजेस दैट, देखिए वहाँ पे हमारा F.W. रिक्स ने क्या स्टेट किया था पर्पज के लिए, और यहाँ पे आप देखते हैं रॉबर्ट टी गोलम्बस्की क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एज एम्बेडेड इन स्पेसिफिक कल्चर एंड पॉलिटिकल सेटिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एक किसी स्पेसिफिक कल्चर या पॉलिटिकल सेटिंग में जुड़ा होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर सीरियसली इनएडिक्वेट। उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो सीरियसली इनएडिक्वेट था, मतलब सफिशिएंट नहीं था। बोथ द स्टडी एंड प्रैक्टिकल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडेड होना चाहिए। सही बात, अगर हम किसी उसको इकोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम स्टडी करते हैं तो वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, जैसा कि ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखे थे, उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वैल्यू फ्री है, बट इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू लेडन होता है। अब देखते हैं कि जो हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिक्लाइन कैसे हुआ। बिगिनिंग ऑफ 1970s saw the decline of comparative public administration. In 1971 the Ford Foundation terminated its financial support to CAG. क्या हुआ कि जब इन 1971 में जो फोर्ड फाउंडेशन अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था वो देना हटा दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। तो फाइनली 1973 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिएगा, हमारे नेट एग्जाम में इस बार एक क्वेश्चन आया था कि इन विच ईयर फोर्ड फाउंडेशन टर्मिनेटेड इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट। सो इन 1971 एंड जो कैग हुआ था वो डिसबैंडेड कब हुआ था, तो इन 1973 द कैग इटसेल्फ वाज डिसबैंडेड एंड मर्ज विद द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1973 में कैग क्या हुआ, डिसबैंडेड हो गया और इंटरनेशनल कमिटी जो है आसपा का उसमें ये मर्ज हो गया और एक न्यू सेक्शन फॉर्म किया जिसको हम सिका बोलते हैं, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो सिका बन गया। अब डिक्लाइन हो गया तो फिर अब इसके रिवाइवल मूवमेंट्स क्या क्या रहे हैं उसको देखते हैं। इन द अर्ली 1980s क्या हुआ, इन 1970s में डिक्लाइन हुआ था, बट इन अर्ली 1980s a number of scholars started revival movement and scholar included Ferrell Hedy, G.E. Caden, Charles T. Goodsell etc. ये सब रिवाइवल जो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फिर से जोड़ दिए उसके स्टडी पे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिकेशन है बेसिकली चार्ल्स टी गुडसेल का। चार्ल्स टी गुडसेल इन हिज आर्टिकल इंटाइटल द न्यू कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ए प्रपोजल इन 1981 में। बेसिकली इसमें जो हमारे गुडसेल जी थे उन्होंने बताया कि जो कंपैरिजन का जो लेवल होता है बेसिकली सुप्रा नेशनल लेवल एंड सब नेशनल लेवल पे किया जाना चाहिए ताकि उसको और बढ़ावा मिले, फिर से वो इम्प्यूटस को मिले। सो हमारा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहीं पे खत्म होता है। अभी जो इसमें कुछ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट बचे होंगे हम उसको एमसीक्यू सेशन में भी एक्सप्लेन कर देंगे ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको अच्छे से आप लोग वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और हम कुछ एमसीक्यू सेशन लाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो इससे क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में आप क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इसमें हमने अपने वीडियो सेशन दोनों वीडियो लेक्चर्स में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जीरो से लेके अप टू यूजीसी नेट लेवल तक क्लियर कर दिया है। तो इसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक माइंड में क्रिएट हो गया होगा कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको कहाँ इसके दायरा क्या होता है, इसमें क्या कंपेरिजन करते हैं, इसके रेंज क्या क्या होते हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आए, उस ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, उसका रिवाइवल मूवमेंट क्या हुआ, इसके फादर्स कौन थे, इसमें जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स कौन कौन से थे, सारा आइडिया लग गया होगा। बेसिकली ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा फैक्चुअल बेसिस पे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता इसमें। बेसिकली डेट आएगा एंड क्या ग्रुप से आ जाएगा क्वेश्चन। सो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो कि एमसीक्यू सेशन होगा बेसिकली, तो उसमें जो कुछ फैक्ट्स बच गए होंगे या तो किस लेवल तक आएगा उसको हम समझाएंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।